हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करेंगे आज आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने ऑलरेडी अब तक 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन तीनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन तीनों ही पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं उसको मैं इस पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, और इस तरह से हमारे पास जो इंट्रोडक्शंस के जो चारों पार्ट्स थे वो आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम अपने कनेक्शन वाले यूनिट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कनेक्शन वाले यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले ये आपके पास लास्ट सेशन है इंट्रोडक्टिव का, तो क्यों ना हमें इसे स्टार्ट किया जाए। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चंस की। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ थिकनेस इज स्मॉल। इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा कैसे। इफ थिकनेस इज स्मॉल इन कंप्रेशन with length and width such structures members are called। थिकनेस आपके पास स्मॉल दी गई है और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस में हो सकता है कि थिकनेस आपके पास नेग्लिजिबल है और कुछ ही डायमेंशंस आपके पास मेंशन की गई है, जैसे आपका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, तो सच स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर कॉल्ड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है सर 1 डायमेंशनल, नो सर। ऑप्शन बी है 2 डायमेंशनल, ऑप्शन सी है 3 डायमेंशनल और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। अगर आपके पास थिकनेस बहुत स्मॉल हो या नेग्लिजिबल हो, सिर्फ आपके पास लेंथ और विड्थ ही मेंशन हो रहा है, तो उस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे डियर? आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बोलोगे। 2 डायमेंशनल को यहाँ पे मैं 2D भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी फ्रेम किए जा सकते हैं। 1D डायमेंशंस को 1D लिख सकते हैं और 3D भी लिख सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी मेंशन किया गया था, बट वहां पे लिखा था कि इफ थिकनेस इज नेग्लिजिबल इन कंप्रेशन विद लेंथ एंड विड्थ सच स्ट्रक्चर्स मेंबर इज कॉल्ड 1D 2D 3D। तो आपका आंसर उस कंडीशंस में भी क्या होगा? 2D होगा। तो राइट आंसर बी होगा। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है? द अपर यील्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रक्चर स्टील्स कैन बी अवॉइड बाय। कि जो आपके पास अपर यील्ड पॉइंट होता है, देखिएगा जब भी हम क्या करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशंस में हमारे पास 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है। देखिएगा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं सर, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनता है आपके पास। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मैं बना रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट यहां पर बिल्कुल क्लियर हो। वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस होगा और एक्स एक्सिस पे सर आपका स्ट्रेन होगा। क्लियर है? तो ये डिजाइन डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका सर ओरिजिन रहता है, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स आपका ए रहता है, यहाँ पे कुछ आपके पास बी रहता है और यहाँ पे कुछ अपर एंड पॉइंट रहता है सी, और ये आपके पास डी, और ये हमारे पास ई, और ये आपके पास एफ पॉइंट, और ये मेरे पास क्या रहता है? जी पॉइंट रहता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको, हालांकि मैं पूरा डिस्कस नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अगर मैं इसको ए और डी इस एक्सिस की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस आएगी आपके पास? यील्ड स्ट्रेस Fy। और अगर मैं बात करता हूं इसकी अल्टीमेट वैल्यू की, तो अल्टीमेट वैल्यू कहाँ पे एक्ट हो रही है सर? कुछ आपकी यहाँ पर आएगी आपके पास। तो ये कौन सी होगी सर हमारे पास? ये हो जाएगी सर आपके पास Fu होगा। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास 2 लिमिट्स मिलती है, एक अपर यील्ड पॉइंट और एक लोअर यील्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है कि अपर यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रक्चर स्टील्स कैन बी अवॉइड किया जा सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू सर? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू, हॉट वर्किंग। देखिएगा हॉट वर्किंग हम स्टडी नहीं करते। गैल्वेनाइजेशन, दिस इज द नॉट ए यूज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है? यह गैल्वेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जिंक की लेयर्स चढ़ा दी जाती है। ठीक है? बट जब हम बात करते हैं कोल्ड वर्किंग और क्वेंचिंग, तो यहाँ पे आप जरूर कंफ्यूज होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्वेंचिंग बोलते हैं और कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके पास? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपर यील्ड पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। अब सवाल यह है सर कि जो मेरे पास कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो आपने अपर यील्ड पॉइंट्स को अवॉइड किया है, क्यों किया है? रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, तो यहां पे अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट्स को क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। अवॉइड, ठीक है, यही लिखा है इन्होंने, अवॉइडेड, अवॉइडेड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके लिखेंगे, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस।
क्लियर है, ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है सर, अपर यील्ड पॉइंट पे ऐसा क्या होता है भाई, ठीक है यार। अगर मैं अपर यील्ड पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहले यहाँ पर जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो हाई रहता है। क्या रहता है यहाँ पर सर, रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग कैसा रहता है सर, यहाँ पर आपके पास हाई रहता है। अब जब रेट ऑफ लोडिंग हाई रहता है तो इसका मतलब क्या है, इट मींस इसका मतलब हुआ कि वहां पे मटेरियल का बिहेवियर इज नॉट नॉन, मटेरियल्स बिहेवियर इज नॉट नोन। ठीक है, आप मटेरियल के बिहेवियर को नहीं पहचान पाते, नॉट नोन या नहीं जान पाते। ठीक है, क्यों किस पॉइंट पे आपका ब्रेक हो रहा है, किस पॉइंट पे वो क्रश हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 के मुताबिक जो आपका यील्ड पॉइंट कंसीडर किया गया है वो अपर यील्ड के रिस्पेक्ट में नहीं कंसीडर किया गया है, वो लोअर यील्ड के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि एज IS 800 के मुताबिक 2007 लिख देता हूं, ठीक है, कि जो हमारे पास यील्ड पॉइंट जो कंसीडर किया गया है, यील्ड पॉइंट कंसीडर जो किया गया है वो आपके पास एज ए लोअर यील्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया गया है, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट क्लियर है। अब आप बोलोगे सर कि लोअर यील्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्यों कंसीडर किया गया है भाई, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो हाई नहीं रहता है। जब रेट ऑफ लोडिंग आपके पास हाई नहीं रहता है, लो रहता है, तो उस कंडीशंस में हम मटेरियल के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। अब जब मटेरियल्स के बिहेवियर को हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं तो उस कंडीशंस के रिस्पेक्ट ही हम क्या करते हैं, अपने यील्ड पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जो मैंने F5 मेंशन किया है। अब देखिएगा डी से ही आपके पास क्या रहता है सर, आपका जोन प्लास्टिक में रहता है। क्लियर है, तो इस कंडीशंस में आपका यील्ड ऑफ प्लेटू बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनता है सर आपके पास, यील्ड ऑफ प्लेटू, यील्ड ऑफ प्लेटू, यील्ड ऑफ प्लेट्यू बनता है। अब जो यील्ड ऑफ प्लेट्यू होता है इसको भी अवॉइड किया जाता है, किसके थ्रू द्वारा, क्वेंचिंग प्रोसेस के द्वारा अवॉइड किया जाता है। किसके थ्रू सर, आपके पास क्वेंचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल सही। आपको बता दिया है सर कि यील्ड ऑफ प्लेट्यू को अवॉइड किया जाता है क्वेंचिंग प्रोसेस से, और अपर यील्ड पॉइंट को अवॉइड किया जाता है सर आपके पास कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से। तो ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं और जनरल क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं डियर। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास ए हो गया है, आपको यहाँ पे क्वेंचिंग भी क्लियर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है कि स्टील इज प्रेफर्ड एज रेनफोर्सिंग मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। मैंने आपको पहले भी बताया, ये हम आरसीसी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम स्टील ही क्यों, ऐसा क्या है। तो देखिएगा, कंक्रीट और स्टील की प्रॉपर्टीज होती है कॉमन, जिसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या बताती है, आपके मटेरियल का एक्सपांशन बताती है कि सर आपका मटेरियल कितना एक्सपांड कर रहा है। तो जब वो मटेरियल के एक्सपांशंस को बताती है तो वहां से हमें आइडिया लग रहा था कि जितना सर आपका कंक्रीट एक्सपांड कर रहा था, स्टील भी आपका उतना ही एक्सपांड कर रहा था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्या किया, अपने स्टील को एज ए आइडियली रेनफोर्स माना। पहला बोला है इट इज इजिली अवेलेबल, हाँ ये कह सकते हैं कि इजिली अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, हालांकि ये रीजन नहीं हुआ बट ट्रू है। दूसरा बोला है इट इज चीपेस्ट एंड गुड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही, ये भी सही है सर, बट ये कोई रीजन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट 1, बिल्कुल सही है, यस दिस इज द ट्रू, ये भी ट्रू है और इसका रीजन ही यही है। इट फॉर्म्स ए गुड बॉन्ड, ये भी सही है, बट आपको रीजन बताना है तो रीजन के साथ जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हम किसकी बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, वो क्या हो जाए आपके पास 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसकी सर, कंक्रीट की, तो कंक्रीट का कितना होता है सर आपके पास 11 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील होगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट, ये आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्टील की जगह पहले क्या लिख दीजिएगा, कंक्रीट, अप्रोक्सीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील के होगा।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट पूछी जाती है तो यूनिट क्या रहेगी सर, पर डिग्री सेल्सियस रहेगी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, आपको कंक्रीट का पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आता है कि अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अब जब सेम होता है तो मटेरियल का जो एक्सपेंशन होता है वो इक्वली सेम होगा, कि जितना आपका स्टील एक्सपांड करेगा उतना ही आपका कंक्रीट भी एक्सपांड करेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपके पास सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एज पर IS 432, देखिएगा 432 1982 डायमीटर ऑफ राउंड बार्स ऑफ माइल्ड स्टील। देखिएगा यहां से ये कोड आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं IS 432 तो किसका है, आपके पास स्ट्रक्चरल स्टील का जनरल स्पेसिफिकेशन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टील का स्पेसिफिकेशन। तो यहां से कोड आपको क्लियर होना चाहिए। ये किसका है सर, स्ट्रक्चरल स्टील का स्पेसिफिकेशंस, जहां पे हम एज ए माइल्ड स्टील डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे बोला है कि स्टील बार सप्लाइड इन द फ्लोइंग, जिसका नॉमिनल साइज दिया है कि आपको जो ये साइज होता है किस किस साइज की रेंज में मिलता है। सर ये आपको 5 mm की रेंज में भी मिलता है, 6 mm की रेंज में भी मिलता है, बिल्कुल सही, 8 की भी मिलता है, 10 की भी मिलता है, 12 की मिलता है, बट 14 mm का डाया नहीं होता है डियर, ये बात आप ध्यान रखना है। 16 का भी होता है सर आपके पास, 22 का भी होता है, 22 का बाद आपका 24 का नहीं होता भाई, ठीक है। आपका 25 होता है, 28 होता है, 32 होता है, 34 नहीं होता है, 36 होता है, 38 भी नहीं होता है, 40, 45 और लास्ट में जो आपके पास होता है वो आपके पास 50 mm का होता है। तो यहाँ पे आपके पास कि जिनका डाया नॉट इंक्लूडेड, डाया मेंशन ही नहीं है, डाया इज नॉट मेंशन। पहले हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किसका डाया आपके पास मेंशन नहीं है, कौन सी बार का। तो एक तो आपके पास यहाँ पे क्लियर हुआ है, सबसे छोटा 5 का है, और यहाँ पे सर 14 mm भी नॉट इंक्लूडेड, 14 mm भी नहीं है, 16 भी है, 18 भी नहीं है आपके पास, तो 18 mm भी आप लिख सकते हैं, 20 भी है, 22 भी है सर, 24 नहीं है आपके पास, 24 mm भी नहीं है, 26 mm भी नहीं है आपके पास, 26 mm का भी नहीं है, 28 mm का है, 32 mm का है, फिर आपके पास 34 mm का भी नहीं है, 36 का है, 38 mm का भी नहीं है आपके पास, 38 mm का भी नहीं है, और उसके बाद 40 का भी है, 42 mm का भी नहीं है, 42 mm का भी नहीं है आपके पास, 44 mm का भी नहीं है, और आपके पास 46 mm का भी नहीं है, और ना ही हमारे पास 48 mm का है, एंड 48 mm, 48 mm ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। अब जो ये डाया है ये कौन सा डाया होता है आपके पास, ये नॉमिनल डाया होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डाया की जगह, यहाँ पे सर ये कौन सा डाया की बात की जा रही है, सर नॉमिनल डाया की बात की जा रही है भाई। कौन सी सर, नॉमिनल डाया। तो क्लियर हुआ, कौन से प्रूफ नहीं है, डाया इज नॉट मेंशन, ठीक है, जो मेंशन नहीं है, 14 का भी नहीं है, 18 का भी नहीं है, 24 का भी नहीं है, 26 का भी नहीं है, 34 का भी नहीं है, 38 का भी नहीं है, 42 का भी नहीं है, 44 का भी नहीं है, 46 का भी नहीं है, और आपके पास 48 का भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो मिलते हैं वो आपको मेंशन किए गए, और सबसे लास्ट जो रहता है वो 50 mm का रहता है। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि डैश इज द क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। तो देखिएगा इसमें से बताना है कि कौन सा आपके पास क्रूड इम्प्योर आयरन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोट आयरन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। तो ये आपको याद रखना था कि सर ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मानी जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मानी जाती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कि इसमें जो सर कार्बन कंटेंट होता है, सेकेंड पॉइंट इसका, ठीक है, कार्बन कंटेंट जो होता है आपके पास वो लेस देन 0.1% होता है। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं पिग आयरन की, पिग आयरन का देखिएगा, पिग आयरन को हम क्या बोलते हैं, क्रूड आयरन भी बोल सकते हैं, क्रूड आयरन। पहला पॉइंट बनना शुरू हो गया कि इसको क्या बोल सकते हैं हम सर, क्रूड आयरन भी बोल सकते हैं।
क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर आपके पास कार्बन के कंटेंट की बात करते हैं, कार्बन कंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है सर, आपके पास कार्बन कंटेंट लो रहता है, तो आप ये लिख सकते हैं कार्बन कंटेंट क्या लेता है, लो। और यहाँ पे कार्बन कंटेंट की बात करते हैं तो सर हाई होता है। क्या होता है, कार्बन कंटेंट आपके पास हाई होता है। सर कितना, 3.8 से लेकर 4.7% के बीच में होता है। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि पिग आयरन को हम एज ए क्रूड आयरन बोलते हैं और रोट आयरन को एज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। अगर बात करती है रोट आयरन की तो इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है, लेस देन 0.1% होता है, जबकि क्रूड आयरन में कार्बन का कंटेंट हाई होता है, 3.8 से लेकर 4.7% के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फ्रॉम लिमिटिंग डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू डिफ्लेक्शन यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील रिजल्ट। क्या होगा, अगर हम बात करते हैं स्पैन टू डेप्थ रेशो की, किसकी बात की जा रही है आपके पास, स्पैन टू डेप्थ रेशो। तो यहाँ पे स्पैन टू डेप्थ रेशो आप सभी जानते हैं, ठीक है। स्पैन टू डेप्थ रेशियो कर चुका है। यहाँ पे आएगा मॉडिफिकेशन फैक्टर किसका रहता है सर, टेंशन का रहता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका कंप्रेशन का रहता है एंड रेजिस्टेंस फैक्टर रहता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल सही, स्पैन टू डेप्थ रेशियो। तो अगर मैं क्या करता हूं, अबव इक्वेशन, इस इक्वेशंस को अबव, ये वाली अबव फॉर्मूला या अबव स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। फॉर्मूला इज मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 0.8 से, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेप्थ का रिडक्शन होगा, नो चेंज इन डेप्थ या इंक्रीज इन डेप्थ। तो इससे क्या हो जाएगा सर हमारे पास, इससे इंक्रीज इन डेप्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर आपके पास, इंक्रीज इन डेप्थ हो जाएगी। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, सी आंसर है। अनेक इस तरह का सवाल हमने आपके आरसीसी के अंदर भी कवर किया है और वहां पे मैंने ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको डिस्कस करवाए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये चीज आपको सभी को मालूम है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, और स्पैन टू डेप्थ रेशो 7 20 26, 7 किसके लिए सर, कैंटिलीवर के लिए, 20 किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और 26 किसके लिए सर, कॉन्टिन्यूअस के लिए। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि प्लेट्स इन द स्ट्रक्चर स्टील वर्क आर यूज्ड, किसके लिए यूज की जाती है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आप मोस्टली 2 प्लेट यूज करते हैं। एक प्लेट होता है सॉलिड प्लेट और दूसरा आपके पास होता है होल से अफेक्टेड होता है। तो दोनों प्लेट बना लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट हो गई आपके पास और दूसरी ये प्लेट हो गई। सपोज करो आपके पास ये 2 प्लेट है। अब ये बात करता हूं, इसमें किसी भी तरह का होल नहीं है और इस प्लेट में हम क्या कर देते हैं, आपको कुछ होल्स क्रिएट कर देते हैं, ये होल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, यहां तक ये एरिया कुछ और होगा आपके पास और ये एरिया आपके पास कुछ और होगा। तो इस एरिया को हम क्या काउंट करते हैं, रजिस्टिंग एरिया, RA। ये भी क्या हुआ आपके पास, रजिस्टिंग एरिया, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये आपके पास होल दिखाई दे रहा है, इससे क्या हो रही है, आपके पास प्लेट अफेक्टेड हो रही है। जब प्लेट अफेक्टेड हो रही है तो इस प्लेट में जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो एरिया कौन सा कंसीडर किया जाता है सर, आपका नेट एरिया कंसीडर किया जाता है, ए नेट कंसीडर किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं इस सॉलिड प्लेट की, तो इस सॉलिड प्लेट में क्या किया जाता है, कोई भी आपके पास क्या नहीं है सर, होल नहीं है। तो जो यहाँ पे एरिया कंसीडर किया जाएगा वो आपके पास ग्रॉस एरिया रहेगा। क्या रहेगा आपके पास सर, ग्रॉस एजी बोले तो ग्रॉस एरिया के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। तो पहला बोला है कनेक्टिंग द स्टील बीम, बिल्कुल इसको हम स्टील बीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है सर्व एज ए टेंशन मेंबर ऑफ स्टील रूफ ट्रक, बिल्कुल सही बोला है। फ्रॉम बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट अप मतलब 1 और 2 से ज्यादा सेक्शन अगर आप बना रहे हैं तो वहां पे भी हम स्टील प्लेट का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे सर, आपका आंसर क्या हो गया है सर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का आंसर क्या हो गया सर आपके पास, 6 का नहीं सॉरी 7 का हो गया, क्वेश्चन नंबर डी हो गया है।
8th क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। 8th क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ स्टील रेंज बिटवीन। देखिएगा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हमने यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की थी आपके पास। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास देखिएगा पता होनी चाहिए, बल्क मॉडुलस आपको पता होना चाहिए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करता हूं, बल्क मॉडुलस गामा बी, तो आपके पास कितनी 7.85 ग्राम पर सीसी थी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी करोगे आप तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप बता सकते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं तो 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया है। उसी तरह से हम पॉइजन्स रेशो की बात करते हैं तो इलास्टो की कंडीशन में 0.3 रहती है। इलास्टो को मैं इलास्टिक लिखता हूं, इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, और इसकी दूसरी होती है सर पॉइजन्स रेशियो 0.5 होती है। कब सर? जब हमारे पास इलास्टो प्लास्टिक स्टेज में, प्लास्टिक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या रहता है सर हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर है। और अगर बात करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तो ये होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारी किसके अंदर आती है सर आपके पास? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बल्क मॉडुलस बता दिया है, या डेंसिटी ऑफ स्टील बोल सकते हैं 7.85 ग्राम पर सीसी। अगर हम बात करते हैं रिजिडिटी की तो रिजिडिटी 0.769 हो गया है। पॉइजन्स रेशो मैंने इलास्टिक स्टेज और प्लास्टिक स्टेज दोनों में आपको बता दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी आपको डिस्कस हो गया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील भी आपके पास क्लियर हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो कहां से कहां वेरी करेगी, तो ऑप्शन ए बोला है 4.6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन सी 5.3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन डी अगर हम बात करते हैं 7.8 एंड 7.9 ग्राम पर सीसी, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास बिल्कुल सारी के सारी, और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये सारी किसके अंदर आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे आपका यील्ड स्ट्रेस हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, एंड परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लोड कॉजिंग कोलैप्स टू द वर्किंग लोड इज कॉल्ड लोड फैक्टर या शेप फैक्टर। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोड फैक्टर की, किसकी बात करेंगे सर? यहाँ पर लोड फैक्टर की बात करेंगे, जिसको आप एज ए गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है? कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड होता है। क्या होता है सर आपके पास? कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड। कोलैप्स लोड कौन सा होता है? जिस कंडीशंस में आपका लोड फेल करता है डियर, तो कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड। ठीक है, वर्किंग लोड। तो यहाँ पे इसको हम और भी लिख सकते हैं, कोलैप्स लोड मतलब जिस कंडीशन पे लोड फेल होता है, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास फेलियर लोड बाय वर्किंग लोड, फेलियर लोड बाय वर्किंग लोड, ये होता है आपके पास। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो लोड फैक्टर बोल रहा है आपके पास कि कोलैप्स टू द वर्किंग लोड, कोलैप्स टू द वर्किंग लोड, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? लोड फैक्टर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे वो क्या हो जाएगा सर मेरे पास? ए इज द राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे हम एक और फंडा भी देख लेते हैं, शेप फैक्टर का देख लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर हम? शेप फैक्टर की बात कर लेते हैं भैया। तो शेप फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड पी टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है जेड पी। जेड पी को हम लिख सकते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाय, और अगर हम बात करते हैं जेड ई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। क्लियर हुआ आपके पास? बिल्कुल सही। तो ये दोनों ही आपके पास पैरामीटर से जो पूछे जा सकते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है और सर शेप फैक्टर क्या होता है आपके पास? लोड फैक्टर होता है कोलैप्स लोड बाय वर्किंग लोड या फेलियर लोड बाय वर्किंग लोड। बट जब बात करते हैं शेप फैक्टर की, तो शेप फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि विच सेक्शन इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ स्ट्रट।
ठीक है, देखिएगा स्ट्रट क्या है हमारे पास। सबसे पहले स्ट्रट पता होना चाहिए। स्ट्रट एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है जो आपकी एक्सियल कंप्रेशन फोर्स को कैरी करता है। तो ये आप लिखिएगा, स्ट्रट क्या है हमारे पास, एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, अब जब कंप्रेशन मेंबर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन यूज करते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, या इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम कॉलम। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो आपके पास ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन यूज किया जाता है। किसमें सर, डिजाइन ऑफ स्ट्रट में यूज करता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हमने, सारे क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे भाई। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि लग एंगल्स। लग एंगल्स देखिएगा, अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं उसको किसी ना किसी के थ्रू तो कनेक्ट करूंगा। जैसे मेरे पास सपोज करो एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये, इन दोनों एंगल्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना है तो इसको मैं प्लेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूं। या आप कह सकते हैं लग एंगल्स क्या करता है हमारे पास, लग एंगल आपकी जो कनेक्शन लेंथ जो बढ़ रही है उसको कम कर देता है। क्लियर है, तो पहला बोला है कि आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन आपके पास क्या है, सही हो गया है। दूसरा बोला है आर अनइक्वली एंगल्स, नहीं सर, आर अनइक्वली एंगल्स में नहीं, तो ये फॉल्स हो गया है। इंक्रीज द शेयर लेग, नो सर, ये भी गलत हो गया है। ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट, नहीं सर, ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन तो सही एक ही है कि लग एंगल्स का यूज जो हम करते हैं रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शंस में करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एज पर द स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन एज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। देखिएगा, आपको बताना है कि नीचे दिए गए चार में से कौन सी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर यूनिट मास ऑफ स्टील की बात करते हैं तो यूनिट मास ऑफ स्टील आपको मैंने पहले ही बताया था 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैंने kg में ले लिया है। और अगर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्लियर है। पॉइजंस रेशो की बात करते हैं तो इलास्टिक के केस में आपके पास म्यू ई कितनी रहती है सर, 0.3 रहती है, और पॉइजंस रेशो आप प्लास्टिक के केस में कितनी रहती है, 0.5 रहती है। तो अगर मैं बात करता हूं जो पॉइजन रेशो वेरी करती है आपके पास लिमिट स्टेट मेथड में 0.3 से 0.5, यानी कि उसने 0.3 किसने दी थी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, 0.5 किसने दी थी, अल्टीमेट लोड मेथड। उन्होंने दोनों को फॉलो किया और उसने अपना कहा कि जो मेरी पॉइजन रेशो होगी वो 0.3 से 0.5 के बीच में होगी। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो क्या भाई ऐसा सही है, बिल्कुल सारे ऑप्शन क्या है, सही है। और सभी के सभी किसके अंडर आते हैं सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द परमिसिबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज नोन एज। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस को हम एज ए वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक फंडा बताया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपके पास, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस आपके पास Fy डिवाइडेड बाय हमने क्या कहा था, परमिसिबल स्ट्रेसेस। या हम ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस को हम एज ए वर्किंग स्ट्रेस भी काउंट करते हैं। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी नोटेशन देना चाहें तो Fy क्या है सर मेरे पास, यील्ड स्ट्रेस है। और अगर मैं बात करता हूं PS का मतलब क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर यहीं पे हम बात करते हैं WS का मतलब, तो WS का मतलब है आपके पास वर्किंग स्ट्रेस। क्या मतलब है सर इसका, वर्किंग स्ट्रेस है। क्लियर है। तो यहां से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी पता चला, और परमिसिबल स्ट्रेसेस इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया है सर, बी, यानी कि 13th का आंसर क्या रह गया हमारे पास सर, बी रह गया है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द चैनल गेट ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विद रिगार्ड टू एक्सिस। कि जो आपका चैनल हो ट्विस्ट कर रहा है सिमेट्रिकली विद रिगार्ड टू इट्स एक्सिस, किसके रिगार्ड हो मतलब ट्विस्ट करेगा, पैरेलल टू फ्लैंज, पैरेलल टू वेब, परपेंडिकुलर टू फ्लैंज, या परपेंडिकुलर टू वेब। तो देखिएगा वो फ्लैंज के रिगार्ड तो ट्विस्ट नहीं करेगा, वो किसके रिगार्ड करेगा, आपके वेब के द्वारा करेगा। कैसे, जैसे मैंने आपको चैनल सेक्शन भी दिखाया था। चैनल सेक्शन कुछ सपोज करो इस तरह से होगा आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लाइक करेगा आपके पास एक्सिस के बाहर। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल
लाइन कर देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब किसके अलॉन्ग वो क्या करेगा, वो सिमेट्रिकली ट्विस्ट करेगा, वो आपके वेब के। देखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया सर, फ्लैंज हो गया है। तो ये क्या है सर मेरे पास, फ्लैंज, ठीक है, और ये भी क्या है सर मेरे पास, दैट इज फ्लैंज है, क्लियर है। और ये क्या है सर मेरे पास यहाँ पर वेब है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसके अलॉन्ग ट्विस्ट, पैरेलल मतलब वेब के, कुछ इस तरह से आपका वो करेगा, कुछ इस तरह से, यानी कि आपके किसके थ्रू करेगा, पैरेलल टू वेब के थ्रू क्या करने की कोशिश करेगा डियर, आपका ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ से देखिएगा, सपोज करो हम यहाँ पे कोई चीज रखेंगे, आपका एंगल सेक्शन रखेगा, तो किसके थ्रू वो आपका ट्विस्ट करेगा सर, वो आपका वेब के थ्रू करेगा, ना कि वो सर आपके फ्लैंज के थ्रू करेगा। तो पैरेलल टू फ्लैंज, ये पैरेलल टू वेब, तो पैरेलल टू फ्लैंज करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया है वो आपके पास सर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है कि बल्ब एंगल्स आर यूज। देखिएगा बल्ब एंगल दिखने को कैसा मिलता है, बिल्कुल ये भी चैनल की तरह होता है भाई आपका। कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, चैनल की तरह, इस तरह से। कैसा होता है सर, चैनल की तरह। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से हल्का सा यहाँ पे क्या लगा होता है आपका, वो बल्ब की तरह होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपका ये होता है। तो ये क्या है सर, हमारे पास बल्ब एंगल सेक्शन है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, आपका शिप इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री बोल दो, या शिप बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं सर, शिप बिल्डिंग में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिल गया होगा कहाँ पे सर, ये आपका शिप बिल्डिंग में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर इनकी क्वेंचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, रैपिड कूलिंग, जहां पे भी आपको रैपिड कूलिंग वर्ड दिखे तो इसका मतलब है वहां पे किसकी बात की जा रही है सर, आपके पास क्वेंचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। कौन से प्रोसेस सर, क्वेंचिंग प्रोसेस। अब जब हम क्वेंचिंग प्रोसेस करते हैं तो इससे हमारा स्टील क्या बनता है भाई, इससे सर हमारा जो स्टील बनता है वो स्टील आपके पास हार्ड हो जाता है। स्टील क्या हो जाता है सर, आपके पास स्टील हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड के साथ सर स्ट्रॉन्ग भी बनता है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सर ब्रिटल भी हो जाता है। क्या हो जाता है सर आपके पास, ब्रिटल। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रैपिड कूलिंग या क्वेंचिंग प्रोसेस ऑफ द स्टील डिस्ट्रॉय द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स एंड इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है पोरोसिटी इन द जॉइंट्स। नो सर, फॉल्स हो गया है, पोरोसिटी इन द जॉइंट्स नहीं हो सकता है। टेंडेंसी टू कोरोजन, यस सर ये सही है, ट्रू हो गया है। और नेक्स्ट बोल रहा है ब्रिटलनेस, बिल्कुल ये भी सही है, ट्रू हो गया है। तो आपका सही ऑप्शंस क्या हो गए सर, तो सही ऑप्शंस हुए मेरे पास दैट इज बी एंड सी, यानी कि मैं डी के साथ जाऊंगा तो डी इज द राइट आंसर हो गया है हमारे पास। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग मतलब क्वेंचिंग प्रोसेस की बात की जा रही है, जहां पे आपका स्टील क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ब्रिटल बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड 410 हैज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिएगा 410 ग्रेड की, ग्रेड क्या दिया गया आपके पास, यहां पे देखिएगा ग्रेड कौन सा दिया गया है हमारे पास, FE 410 दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी एल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि FU डैश निकालना है। तो FU डैश कितनी हो जाएगी सर, इसकी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं 410 मेगा पास्कल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन ए हो जाएगा।
यानी कि इसने कौन सी स्ट्रेंथ की बात की है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अगर सर मैं इसके यील्ड स्ट्रेस की बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यील्ड स्ट्रेस, जो यील्ड स्ट्रेस अब आ जाएगा आपके पास यील्ड स्ट्रेस, इफ अगर आपके पास डाया ऑफ बार क्या हो, लेस देन 20 mm हो, और डाया ऑफ बार आपके पास 20 से 40 mm हो, और सर डाया ऑफ बार मोर देन 40 mm हो, तो उस कंडीशन में मेरी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ये तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी, आपको निकालना है अब यील्ड स्ट्रेंथ। तो उस कंडीशन में मेरी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, 410 के लिए ले रहा हूं मैं, तो 410 के लिए हो जाएगी सर आपके पास, लेस देन है तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 20 से 40 है तो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और अगर सर आपके पास 40 है और 40 से ऊपर का डाया है तो सर 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है। तो आज उसने जो बात की गई है ना, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की गई है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि यील्ड स्ट्रेंथ और सर अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपके डाया के ऊपर, कि अगर डाया बार 20 mm से छोटा है तो 250 रहेगी, 20 से 40 का है तो 240 रहेगा, 40 से ऊपर का डाया है तो 230 है। यानी कि जैसे जैसे आपका डाया बार बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी सर, डिक्रीज होती रहेगी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर भाई मिस्टेक है इस क्वेश्चंस में। इसके आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 1 होगा सबके आगे, ठीक है, 1 1, ठीक है। बट हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 60x60x6 इन द फॉर्म्स ऑफ L फ्रॉम द बॉटम इज। देखिएगा एक कंडीशंस में निकाल दूंगा, एक कंडीशंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x बार निकाल दूंगा, आप y बार आप कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे L सेक्शन दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहले 60x6 कितनी दी गई है, 60x6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको दे दिया है, कितना दे दिया है सर, ये 60 mm दे दिया है आपके पास, और ये वाला डिस्टेंस सर हमारे पास 6 mm दे दिया गया है। उसी तरह से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लगाऊं तो ये आपके पास कितना दे दिया है सर, 60 mm दे दिया गया है। और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं तो ये आपके पास कितना दे दिया है, 6 mm दे दिया है, 6 mm दे दिया है। तो अगर हम बात करते हैं ये आपके पास सेक्शन 1 हो गया है और ये सेक्शन मेरे पास 2 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे और X1 निकालेंगे। इसके रिस्पेक्ट में भी हम सर A2 निकालेंगे और X2 निकालेंगे। जब ये फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे पास X बार निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। तो देखते हैं यहाँ पे 1 by 1 एरिया A1 फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा सर, 60x6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 360 mm स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है x1, तो x1 क्या हो जाएगा मेरे पास, x1 हो जाएगा सर 6/2, तो 6/2 हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 mm। तो क्या मैं यहाँ पे A1 भी कैलकुलेट हो गया, x1 भी। उसी तरह से अगर मैं x2 की जगह मैं पहले A2 निकाल लेता हूँ भाई, क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, A2। तो ये मेरे पास जो A2 हो जाएगा वो भी अगेन 60 इंटू, अब देखिएगा A2 फाइंड आउट करना है हमें, तो A2 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो आप इक्वल एरिया एक्सिस भी लगा सकते हैं, बट A2 फाइंड आउट के लिए हमारे पास ये वाला स्पेस चला गया, यानी कि 60 में से हमारे पास 6 चला जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, ये वाला डिस्टेंस सर 54 बच जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा सर हमारे पास, 54। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 54 mm। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो A2 आ जाएगा मेरे पास 54 इंटू 6, 6 4 जा कितना हुआ आपके पास, 24, 5 6 जा 30 और 30 और 30 mm। दो एरियाज आगे, A1 निकल के आ गया आपके पास और A2 भी निकल के आ गया। X2 निकालना हमने, तो X2 भी आप निकाल ही सकते हैं, तो X2 हो जाएगा सर 6 + 54 का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 27 और 6 33 mm हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, X बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 X1 + A2 X2 डिवाइडेड बाय,
डिवाइडेड बाय करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 हो जाएगा। अब देखिएगा A1 कितना है हमारे पास 360, X1 कितना है हमारे पास 3 प्लस A2 कितना है 324, X2 कितना है मेरे पास 33। डिवाइडेड बाय करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया A1 360 प्लस 324। क्लियर है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहां से जो मेरा x बार निकल के आ जाएगा वो 17.21 mm आएगा। कितना आ जाएगा सर 17.21 mm। तो यहाँ पे या तो 17.21 mm होगा, यानी कि 7.2 नहीं हो सकता है। हालांकि उसका आंसर उसने बी दिया है, या तो एग्जामिनर क्या कर चुका है 1 लगाना भूल गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो 17.21 mm हो जाएगा। आप x बार निकालोगे, आप y बार भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल एरिया एक्सिस आ रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल आपके सेम साइज के हैं, 16x6 × 16x6। क्लियर है, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड। अब रोल्ड स्टील जो एंगल सेक्शन होते हैं वो आपके पास इक्वल एंगल भी हो सकते हैं। इक्वल एंगल मतलब उनकी दोनों लेंथ क्या हो सर आपके पास इक्वल हो, और दूसरा अनइक्वल कि लॉन्गेस्ट लेंथ आपके पास ज्यादा हो शॉर्टेस्ट लेंथ से, और तीसरा हो सकता है बल्क एंगल जो मैंने अभी आपको बताया जो शिप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो सारे से ऑप्शन क्या हो गए हैं गलत, सही हो गए सॉरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ MS प्लेट, MS प्लेट बोले तो माइल्ड स्टील प्लेट इन mm, द स्टैंडर्ड वेट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट पर स्क्वायर मीटर इज। देखिएगा प्लेट की थिकनेस दी गई है, प्लेट की थिकनेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेंसिटी ऑफ स्टील से यानी कि 7850 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो सर मुझे मिल जाएगा आपके पास माइल्ड स्टील प्लेट का वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा सर ये 785T। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज। आपको क्या बताना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील, तो अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं तो इसका होता है आपके पास सर 400 से लेकर 450 मेगापास्कल के बीच में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शंस क्या होगा सर, ए नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा सर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन। देखिएगा अलग अलग कोड दिए हैं यहाँ पर, तो लोड का मैंने आपको पहले ही बताया था IS 875, ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है। ठीक है, इसके टोटल 5 पार्ट है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड और आपके पास स्नो लोड। ठीक है, बिल्कुल से। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर स्टील का क्या होता है सर 12 × 10⁻⁻6 होता है। कंक्रीट का अगर देखते हैं तो 11 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन आर कन्फर्मिंग टू। अभी बताया था स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस के लिए कौन सा था सर 432, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सर ए। ठीक है, सॉरी 432 किसका है, माइल्ड स्टील एंड मीडियम। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास है माइल्ड स्टील की जगह ये आपका माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील है। ये सर माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, माइल्ड एंड मीडियम टेंसाइल स्टील। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की तो ये किसका है HYSD बार एंड वायर यूज्ड फॉर RCC स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी किसका है, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील सेक्शन, हॉट रोल्ड एंड माइल्ड स्टील सेक्शन।
अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि IS 432 1922, हालांकि वहां पे भी आपको स्ट्रक्चर स्टील का स्पेसिफिकेशन मिलता है एज ए माइल्ड स्टील, ठीक है। और अब के बाद हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, IS 226 1975, ये किसका है आपका, स्ट्रक्चरल स्टील का है, स्ट्रक्चरल स्टील। तो अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास, डी इज द राइट आंसर हो गया है, स्ट्रक्चरल स्टील का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ रोल्ड स्टील। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ रोल्ड स्टील क्या होता है, 9270 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर द IS 800 1984 द फैक्टर बाय विच yield stress of material of a member is divided by arrive at a permissible stress is known as, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाएगा या सर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। देखिएगा ओल्ड कोड था तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो ये तो वर्ड आया नहीं था। क्लियर है। स्ट्रेस रेशो भी नहीं हो सकता सर, डी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा सर, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। बिल्कुल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है, ये मैंने अभी डिस्कस करवाया था आपको। तो इसी को बोला जाता है सर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। जब मैं बता भी देता हूं सर, यील्ड स्ट्रेस Fy डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। लोड फैक्टर की बात करते हैं हम, तो कोलैप्स लोड Pu डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड बोले तो आपके पास P, ठीक है। बिल्कुल, P क्या हो गया हमारे पास, ये वर्किंग लोड, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ये कौन सा लोड हो गया है, कोलैप्स लोड कि जिस कंडीशंस में आपका क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर लोड की कंडीशंस पर फेल कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 27 है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की बात करी जा रही है, तो गामा m नॉट ये मटेरियल के लिए है, यानी कि एल्डिंग के केस में कितनी होगी सर आपके पास, 1.10, ये एल्डिंग का केस है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल के लिए m1, तो ये किसके लिए हो गया, बकलिंग के लिए। तो इस कंडीशंस में भी 1.10, तो ये किसके लिए सर, बकलिंग के लिए। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए गामा mu, तो ये किसके लिए सर है आपके पास, 1.25 अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट के लिए, ठीक है। तो आपको सारी कंडीशंस बता दी है, तो इसका मतलब क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो 1.25, तो यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस लिख देते हैं हम। क्लियर है, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ पार्शियली मटेरियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील लिमिट स्टेट मेथड। देखिएगा जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम एक क्या करते हैं, सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है आपके पास, जिसको बोला जाता है सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो 1.78 होता है, जो आप अप्रोक्स 1.8 ले सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं सर आपके कंक्रीट की, तो कंक्रीट की कितनी होती है सर आपके पास, 3 होती है। किस कंडीशन में, बेंडिंग के केस में आपके पास। क्लियर है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्लियर हुआ। अब लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड में भी हम क्या करते हैं सर, एक सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है सर आपके पास, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोला जाता है। और पार्शियली सेफ्टी फैक्टर आपका स्टील का कितना होता है सर, स्टील का 1.15 होता है। और सर कंक्रीट का कितना होता है सर, कंक्रीट का मेरे पास 1.5 होता है। तो यहाँ पे किसका पूछा है सर, आपका स्टील का पूछा है लिमिट स्टेट मेथड में। तो स्टील का कितना है 1.15, तो ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि इन ए स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और ए स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट विच इट कैन बी डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड
डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर इज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये भी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, उसको डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि व्हेन ए स्टील एग्जिबिट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूनिट फ्रैक्चर्स अकर सडनली with little plasticity deformation then behavior is called, तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, जब उसकी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन में भी उसमें प्लास्टिसिटी आ जाएगी, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रिटल बिहेवियर। क्या बोलेंगे डियर, ब्रिटल बिहेवियर बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक as a started in IS 800 the limit state of strength design of steel including all the following except, कि दिए गए 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर नहीं आता है। देखिएगा, लिमिट स्टेट मेथड सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में काम करता है। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो सेफ्टी के रिगार्डिंग इसको बोल सकते हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं, या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोलते हैं। जब आपका स्ट्रक्चर्स क्या हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, बट जब आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया हो, यानी कि सर्विसेबल बन गया है, तो उस कंडीशन में हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोलते हैं। ब्रिटल इन फ्रैक्चर ये किसके अंदर आता है, ये आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आता है, तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को मैं एस डैश लिख देता हूं। ठीक है, अगर बात करते हैं फैटिक फ्रैक्चर, तो लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ के अंदर आता है। एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ये भी किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आता है। रिपेयर डैमेज ये लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है, सर्विसी ये लिख देता हूं, सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। रप्चर ऑफ कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आता है। स्ट्रेंथ को मैंने एस डैश लिखा है और सर्विसिबिलिटी को आप एस सी लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज अज्यूम। देखिएगा, अगर मैं पॉइजन रेशियो की बात करता हूं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं आपके पास म्यू, तो म्यू की अगर हम बात करते हैं इलास्टिक के केस में, इलास्टिक के केस में, तो इलास्टिक के केस में कितनी होती है 0.3। पॉइजन रेशियो अगर मैं प्लास्टिक के केस में बताऊं, तो प्लास्टिक के केस में कितनी होती है 0.5। और अगर मैं बात करता हूं पॉइजन रेशियो इलास्टोप्लास्टिक की स्टेज में, तो कितना होता है सर मेरे पास 0.3 से 0.5 के बीच में होता है। इलास्टो की कंडीशन बोले तो ये कहां पे फॉलो होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और सर 0.5 कब, सर अल्टीमेट लोड मेथड में। और सर 0.3 से 0.5 तो ये किसमें सर, लिमिट स्टेट मेथड में। तो यहां से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी, सर इलास्टिक थ्योरी। अल्टीमेट लोड मेथड इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी, सर प्लास्टिक थ्योरी। एंड लिमिट स्टेट मेथड बेस्ड ऑन विच थ्योरी, इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी। तो देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया 0.15, तो कोई भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो ए भी नहीं हो सकता, 0.20 भी नहीं हो सकता सर, 0.3 भी नहीं हो सकता है, यानी कि 0.30 होता है। यानी कि जो इसने क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो अकॉर्डिंग टू WSM किया गया है डियर। क्लियर है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द थिकनेस ऑफ स्टील इन मेन मेंबर्स नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर और टू वेदर एंड शेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसको आपने मुझे कमेंट करना है भाई। क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा आप मुझे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। IS 800 रेफर्स टू, तो IS 800 किसको रेफर करता है, तो जो तो IS है वो तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड को रेफर करता है, बट जो 800 है वो किसका स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, तो स्टील डिजाइन हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसका ऑप्शन की, तो ए ही मेरे पास क्या हो जाएगा, राइट। दूसरा बोला इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कंक्रीट डिजाइन। देखिएगा, कंक्रीट डिजाइन के लिए कौन सा आता है, ये भी आप सभी जानते हैं। इसके लिए सर IS 456 आता है भाई, 456 आता है। क्लियर है, यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि माइल्ड स्टील इज यूज्ड फॉर, कि जो माइल्ड स्टील है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल साइज वाटर पाइप के लिए, कॉलम एंड ट्रस के लिए, नन ऑफ दीज। तो देखिएगा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क्स इन बीम जॉइंट्स एंड गर्डर में करते हैं। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर और इट्स मेंबर्स टू बी अंडरगोस लार्ज इलास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इज कॉल्ड। तो उसको डक्टिलिटी बोलेंगे, डिफॉर्मेबिलिटी बोलेंगे, या आपकी प्लास्टिसिटी बोलेंगे, या ड्यूरेबिलिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, डक्टिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, कि जो आपका लोड स्ट्रेस है आपके सेक्शन के ऊपर, उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिएगा, जब भी आपने सेक्शन बनाया होगा तो उसमें आपने बार्स डाले होंगे, नंबर ऑफ बार डाले होंगे। अब हो सकता है कि नंबर ऑफ बार्स का जो डाया हो आपके पास बिगर है, बट वहां पे अभी भी लोड स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या किया जाए। क्या सर वहां पे जो बड़े बार की डाया है, बार का जो डाया है, सपोज करो 20 mm है, क्या उसको बढ़ाया जाए, या आपका जो 20 mm की बार के डाया वाला जो रोड आपने वहां पे यूज किया है उसको कम करके आप नंबर ऑफ बार को बढ़ा दिया जाए, या ऐसा हो सकता है। जी हाँ। तो पहला बोला है डिक्रीज द लेवर आर्म। सर देखिएगा, लेवर आर्म को तो हम डिक्रीज नहीं करेंगे, फॉल्स। दूसरा, इंक्रीज द टोटल परसेंटेज ऑफ आर्म्स, नहीं सर ऐसा भी नहीं हम कर सकते हैं। रिप्लेसिंग द लार्ज बार बाय ग्रेटर नंबर ऑफ बार्स, बिल्कुल सही, ये सही है कि सपोज करो कि अगर आपने वहां पे 20 mm डाया की बार यूज की है, कितनी सर, नंबर ऑफ बार सपोज करो आपने पास वहां पे डाली है 8 बार, तो इसको आप कम कर दो, डाया आप कम कर दो और यहाँ पे डाया बार को बढ़ा दो। 20 की जगह आपने वहां पे 16 mm कर दी गई है, और नंबर ऑफ बार जो आपके पास 8 थी, 8 की जगह यहाँ पर 12 हो गई है। तो इससे कंडीशंस क्या बनेगी आपके पास कि लोड स्ट्रेस ऑफ जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा सर, हमारे पास कम हो जाएगा। रिप्लेसिंग द स्मॉल बाय ग्रेटर, नहीं सर, बड़े बार की डार को ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो गया हमारे पास, वो सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और इंट्रोडक्टिव पार्ट्स का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच अमंग फ्लोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, चैनल सेक्शन आल्सो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, एंगल सेक्शन आल्सो, एंड टी सेक्शन इज आल्सो, बट टोर स्टील नहीं, टोर स्टील आपके पास कोई स्टील सेक्शन नहीं है भाई। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर डी इज द आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो इंट्रोडक्टिव पार्ट्स था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम मिलते हैं आपको नए चैप्टर्स में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका कनेक्शन। कनेक्शन में हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शंस पे। रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन के भी 3 से 4 पार्ट्स कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद हम वेल्डेड कनेक्शन डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द लेकर आते हैं आपको सेकेंड यूनिट कनेक्शन का। तब तक आप इन चारों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, और इसी तरह से डियर पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।